तो आज आपकी पहली क्लास होने वाली है जो कि विगत वर्षों के बीपीएससी में जो बिहार से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका 49वीं बीपीएससी से लेके, ठीक है, 49वीं बीपीएससी से लेके, ठीक है, ये आपके, ठीक है, 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्न आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे। 40 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्लास की पहला दिवस है और आपके सामने जो प्रश्न जो रहा, जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो आपके सामने ये था। ठीक है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? सिंपल प्रश्न है, बता सकते हैं आप लोग, पढ़ा श्री हुआ है कृष्ण जी। तो बताइए। जी। बिल्कुल ठीक है। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, अब इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसकी सोल्यूशन बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा एमसीक्यू आप लोग को इसी के माध्यम से करवा देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने जो किताब जो देखा था, जैसे हम लोग इम्तियाज अहमद से एमसीक्यू कर रहे थे, तो वहां पे सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग भी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन को भी हम लोग करते जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला तो एक दिन में 25 से 30 प्रश्न अधिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन भी साथ में करेंगे। तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की शाखा स्थापित की थी। ठीक है, अब बिहार में इसका गठन की बात करेंगे तो फरवरी 1923 में किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद की बात करेंगे, इसके पहले अध्यक्ष थे। अब्दुल बारी की बात करेंगे, इनके सचिव थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, स्वराज दल। और इसका गठन की बात करेंगे तो फरवरी 1923 में किया गया था। और श्री नारायण प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। और अब्दुल बारी की बात करेंगे तो इनके क्या थे? सचिव थे। पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए विधानसभा चुनावों में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती। तो ये पार्टी ने बिहार में जो चुनाव जो होता है, ठीक है, पार्टी ने नवंबर 1923 में हुए चुनावों में जो पार्टिसिपेट किया, तो विधानसभा में कितनी सीटें जीती थी? तो 8 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी विधानसभा में? तो विधानसभा में 8 सीटें जीती। ठीक है, और परिषद में बात करेंगे तो इन्होंने 10 सीटें जीती थी। अब हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इनके प्रमुख नेता थे। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू किस पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो स्वराज पार्टी के। इन दोनों का विचारधारा, ये वे दोनों इस विचारधारा में विश्वास रखते थे कि कांग्रेस को सरकार का हिस्सा होना चाहिए। तो इनको क्या बोला गया था? तो इनको परिवर्तनवादी बोला गया था, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस का मतलब क्या होना चाहिए? सरकार का हिस्सा होना चाहिए और विधानसभाओं में प्रवेश करना चाहिए और सरकार के भीतर संघर्ष जारी रहना चाहिए। मतलब सरकार के अंदर मतलब रह के, सरकार के साथ मतलब रह के संघर्ष करना चाहते थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो थे, जो कि अपरिवर्तनवादी थे, वो परिवर्तन नहीं पसंद चाहते थे। ठीक है, इस विचारधारा को अधिकांश कांग्रेसियों ने खारिज कर दिया, जिसके कारण अंततः 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का जनादेश परिषदों का हिस्सा बनना और आंदोलन के माध्यम से उनके काम में बाधा डालना था। चितरंजन दास की बात करेंगे तो पार्टी के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो महासचिव थे, सॉरी। ठीक है, लेकिन आप मुख्यतः आप देखोगे तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न आप देखोगे, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने, ठीक है, नमक के साथ साथ किस किस तरह का विद्रोह कर सरकार का विरोध करना चुना था? बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान जनता ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना था? तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया है? तो इसका आंसर ई लिया है। चौकीदारी कर। तो बिहार में आप देखोगे नमक सत्याग्रह के दौरान लोग नमक बनाने के अलावा बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान न करने का द्वारा सरकार का विरोध करना चुना, इसीलिए ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर में है। ठीक है, मतलब बिहार में आप क्या देखोगे, तो बिहार में क्या था? तो मुख्यतः चौकीदारी कर का मतलब क्या था? भुगतान नहीं करना शामिल था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो 15 अप्रैल 1923 को सारण और चंपारण जिलों में शुरू हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह कहां पे शुरू हुआ था? तो सारण और चंपारण जिला। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल 1930 को हुआ, जब स्वयं सेवकों ने पटना शहर के मांगले टैंक के पास नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया। इसे नमक निर्माण द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के लिए स्थान के रूप में चुना गया था। तो पटना में जहां नमक कानून का विरोध किया गया, तो किस स्थान को चुना गया? तो क्या बताए? नखास पिंड। ठीक है,
नखास पिंड चलो नारा भी लगती थी उस समय। अब पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। अब 1930 में और क्या प्रश्न देखेंगे, 1930 में सबनी अवज्ञा के राष्ट्रीय आह्वान की प्रतिक्रिया के रूप में बिहार बिहार में बिहपुर मतलब भागलपुर के लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें नमक का निर्माण और शराब और दवा दुकानों पर मतलब क्या करना था, धरना शामिल करना था। बिहपुर आपको भागलपुर में पड़ता है। मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया था और स्वदेशी कपड़े पहनने के लिए नग्न हड़ताल किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो छपरा के जेल में क्या हुआ था, नग्न हड़ताल भी आपका हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखना है किस समय, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर के जेल में कौन सा विद्रोह हुआ था, लोटा सर वो विद्रोह, ठीक लोटा है। कौन सा विद्रोह, विद्रोह। बिल्कुल लोटा विद्रोह था, ठीक है। 30 जून 1930 को कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था शबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो कारण क्या था, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की वजह से इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखिए फरवरी 1938 की बात हो रही है, सरकार आगे चल के 1939 में भी त्याग पत्र देगी, ठीक है। 28 महीनों की सरकार चलने के बाद क्या होता, त्याग पत्र देते, लेकिन सबसे पहले इन्होंने त्याग पत्र राजनीतिक बंदियों के रिहाव को लेकर 1938 में दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में क्या किया, तो इस्तीफा इन्होंने दे दिया, ठीक है। ध्यान में रखना है। मुख्य सचिव श्री ब्रेट द्वारा जारी किए गए सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया और उन्हें इसे वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो मुख्य सचिव कौन थे उस समय, श्री ब्रेट द्वारा जारी एक सर्कुलर का बिहार में मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया और इसे वापस लेना पड़ा। जब राज्यपाल ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया तो मंत्रालय ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 1938 में इस मामले पर एक समझौते के बाद कि मंत्रालय ने कार्यालय फिर से मतलब क्या किया, शुरू कर दिया। बाद में मान जानी जाती है बातें, तो उसके बाद फिर से मंत्रालय ने कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिहार विधानसभा ने 22 जनवरी से 27 जनवरी 1937 के बीच, ध्यान रखेंगे यहाँ पे बिहार में विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 1937 के बीच क्या होता है, चुनाव होता है। अब यहाँ पे देखोगे विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी उस समय, 152 सीटें थी। कांग्रेस ने कितनी सीटें पे चुनाव लड़ी, 107 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत ली, तो 98 सीटें जीत ली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उस समय बिहार विधानसभा में 152 सीट थे, कांग्रेस ने 107 सीटों पे चुनाव लड़ा और 98 सीट पे विजयी हुआ, ठीक है। ध्यान में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाई, तो 98 सीट जीत पाई। परिणाम स्वरूप क्या होता, 20 फरवरी 1937 को श्री कृष्ण सिंह के साथ प्रीमियर के रूप में कांग्रेस के मंत्रालय का गठन किया, ठीक है। उस समय प्रीमियर कहते थे, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। रामदयालु सिंह स्पीकर बने, अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बने। तो ये भी पूछा जाता, पहली बार जब 1937 में जब सरकार बनी थी तो उस समय विधानसभा के स्पीकर कौन थे, तो क्या नाम था, रामदयालु सिंह जी, ठीक है। डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे तो अब्दुल बारी की बात करेंगे, डिप्टी स्पीकर थे। अन्य मंत्रियों में अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी की बात करें, ये सब मंत्री बने थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया था, बलदेव सहाय को उस सरकार में महाधिवक्ता नियुक्त किया था, ठीक है। हालांकि बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं इनको, तो महाधिवक्ता इनको ही नियुक्त किया गया था। अंत में बिहार मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 1939 को अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो बिहार मंत्रालय ने अपना इस्तीफा कब दे दिया, 1939 में अपना क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, बिना कांग्रेस की अनुमति से भारतीय सैनिकों को भेजा जा रहा था। इस तरह सरकार ने दूसरी बार इस्तीफा दिया। पहली बार इस्तीफा किस कारण से दिया था, तो पहली बार इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि राजनीतिक कैदियों के रिहा को लेकर, ठीक है, क्योंकि फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया था। चौथा क्वेश्चन, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बताई थी, तो बत्तख मियां ने गांधी जी की क्या की थी, जान बचाई थी। बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। वह रसोईया था जो बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था, ठीक है। चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। पुस्तक का नाम है चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी के अनुसार इरविन, ठीक है, केवल एक नाम उपलब्ध है, ठीक है। एक नील बगान के एक ब्रिटिश प्रबंधक ने गांधी जी को रात में खाने पर आमंत्रित किया। अपने रसोइये बत्तख मियां से कहा कि वो उन्हें जहरीला दूध परोस दे।
बत्तख मियाँ गिलास गांधी जी के पास ले गए लेकिन साजिश का खुलासा कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति एक गवाह थे, ठीक है। उन्होंने इस बात को मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया था, हाँ कि ऐसा हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया सर था? स्वामी विद्यानंद की बात करेंगे। हाँ। सर इसमें जो इरविन है वो 1931 वाला इरविन है ना? क्या? चंपारण सत्याग्रह के दौरान की ये घटना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहे हैं 1931 वाला? आवाज स्पष्ट नहीं आई सर, क्या पूछना चाह रही हैं? वे इरविन 1931 वाला इरविन नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहीं पे था ना इरविन जो होगा वो 1931 वाला नहीं, इरविन, ठीक है। पुस्तक इरविन केवल एक नाप उमलत है, ठीक है। इरविन पूरा नाम इसका नहीं पता, लेकिन 1931 वाला इरविन नहीं है। इस चंपारण सत्याग्रह के समय की बात है। इरविन कहाँ से आ जाएगा उस समय बिहार में? इसका ठीक है, इसका पूरा नाम WS इरविन था, अंग्रेज मैनेजर था ये हाँ ठीक है, मोतिहारी हाँ मिल बिल्कुल वो हो सकता है, ठीक है। नील बागान का मालिक रहा होगा या फिर मतलब कुछ रहा होगा, लेकिन ये 1931 वाला इरविन नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो स्वामी विद्यानंद की बात करेंगे तो उन्होंने असहयोग आंदोलन आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1919 से 1920 में किसान कार्यकर्ता स्वामी विद्यानंद ने एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापक समर्थन को आकर्षित किया, ठीक है। यह विद्रोह की बात के दरभंगा राज बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी और ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े जमींदारों में से एक पर मतलब क्या था, केंद्रित था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बिहार असहयोग आंदोलन 1920-22 से कुछ प्रश्न है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो गांधी जी ने 1920 में पंजाब और खिलाफत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1921-22 के दौरान ये अपने चरम पे पहुंच गया। इस आंदोलन में बिहार ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। 20 अगस्त 1920 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग का समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उन्होंने 1 अगस्त 1920 को घोषित किया था। तो 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि बिहार में आप देखोगे तो 28 अगस्त क्या होगा 1920 को मतलब क्या किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में बिहार का दौरा किया और एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की भी नींव रखी थी, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का क्या हुआ था, तो बिहार में भ्रमण हुआ था, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी तो उसके बारे में लोग देख लेते हैं। तो शिक्षकों और छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों को क्या किया था, छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालतों में भाग लेने से परहेज किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब प्रिंस ऑफ वेल्स जब बम्बे पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हो गई, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो पूरे बिहार में मतलब क्या की गई, हड़ताल की गई थी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर को बम्बे पहुंचा था, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स की बात की कब, तो 17 नवंबर को बम्बे पहुंचा था। प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार भी आया था, तो ध्यान में 22 दिसंबर को बिहार पहुंचा था, ठीक है। तो 17 नवंबर को बम्बे मतलब भारत पहुंचा। अब 22 दिसंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स की बात करेंगे तो उसका कहां पे आगमन हुआ, क्या बताएंगे, ठीक है। तो उसका पटना। पटना में आगमन होता है, ठीक है। और इस तरह से उसका पूरी तरीके से मतलब क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिन्हित किया गया था, ठीक है। तो मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी को बिहार में राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिन्हित किया गया था। 1922 में कांग्रेस की समन्वय अज्ञा जांच समिति ने बिहार का दौरा किया था, ठीक है। अब बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तारीख पूछा जाता, बताइए। 6 फरवरी बिल्कुल 1921। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का क्या होता है, उद्घाटन होता है, ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब उद्घाटन करते कौन है, ठीक है। इसका उद्घाटन स्थापना के बाद गांधी जी करते हैं, ठीक है। तो 6 फरवरी 1921 को क्या हुआ था, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब बात करें इसका कुलपति कौन थे, तो ध्यान रखें कुलपति की बात करेंगे तो मौलाना मजहरुल हक की बात करेंगे, इसका क्या थे, कुलपति थे। अब बच किशोर प्रसाद की बात करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे उप कुलपति थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या थे, तो एक कुलपति थे, एक उप कुलपति बने थे, मौलाना मजहरुल हक, बच किशोर प्रसाद, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय विद्यालय पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य क्या थे, तो ध्यान में रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र कौन थे, प्रसाद। बिल्कुल ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो क्या थे, तो प्रधानाचार्य थे, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इनका राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय
विद्यालय पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया था। मौलाना मजरूल हक को कुलपति बनाया गया था। बचकिशोर प्रसाद उप कुलपति थे। किसका? था बिहार विद्यापीठ की। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, मजरूल हक ने पटना में दीघा के निकट सदाकत आश्रम की भी स्थापना की थी। ठीक है, और इसके लिए जमीन कौन दिया था? तो खैरू मियां ने इनके लिए जमीन दिया था। ठीक है, तो सदाकत आश्रम का स्थापना करने के श्रेय किसे जाता है? तो मजरूल हक को जाता है सदाकत आश्रम की स्थापना करने के श्रेय। और ध्यान में रखेंगे, इसके लिए जमीन किसने दी थी? खैरू मियां ने इसके लिए जमीन दी थी। ठीक है, 30 सितंबर 1921 को मातृभूमि नामक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो 30 सितंबर 1921 को मातृभूमि नामक क्या किया गया था? तो समाचार पत्र भी प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 1940 में पटना में विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? ठीक है, मतलब 1940 में पटना में विमेंस कॉलेज, ठीक है, बहुत सारे वहां के छात्रा होंगे आप इसमें से कोई ना कोई। ठीक है, यहाँ पे जो पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना जो की गई 1940 में, किस समाज के लोगों के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो एपोस्टोलिक कार्मेल की बहनें। ठीक है, ध्यान में, एपोस्टोलिक कार्मेल बहनें के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 7वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पटना विमेंस कॉलेज बिहार की महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। ठीक है, बिशप, ठीक है ध्यान, बिशप विजय सुलीवन एसजे पटना के बिशप, संस्थापक, और मदर एम, ध्यान में रखें, दोनों के दोनों क्या थे? संस्थापक थे। जोसेफिन एसी सुपेरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा। यह संस्था का नाम है। ठीक है, जोसेफिन एसी सुपेरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल ने इसका नाम पटना विमेंस कॉलेज रखा। ठीक है, कॉलेज 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षणिक निकाय, ठीक है, अपोस्टोलिक कार्मेल की कैथोलिक धार्मिक बहनों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, मतलब ये क्रिश्चियन संस्था थी। ठीक है, हालांकि लेकिन इसका मुख्यतः बात करेंगे तो 1940 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, तो कौन थे इसके लेखक? तो राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इसके लेखक थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो क्या है? इसके लेखक है। ठीक है, महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ प्रश्न और भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उनका जन्म की बात करेंगे तो बिहार के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, सिवान जिले में। ठीक है, भारतीय गणराज्य के जन्म कब हुआ था? 1884 है ना। ठीक है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, उन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपाधि की बात की, इनको कौन सा उपाधि देते? इनको देश रत्न भी कहा जाता है और इनको क्या कहते हैं? तो इनको अजात शत्रु भी कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो देश रत्न भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन है? ठीक है, तो बिहार का सबसे पुराना चर्च की बात है, पादरी की हवेली है। ठीक है, पादरी की हवेली का निर्माण 1713 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ध्यान में, 1713 में इसका निर्माण हुआ था। और कहाँ पे पड़ता है पादरी की हवेली? तो पटना में आपको पादरी की हवेली आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। पादरी की हवेली पटना बिहार में सबसे पुराना चर्च है। इसे धन्य वर्जिनी मैरी के दर्शन के रूप में, ठीक है, धन्य वर्जिन मैरी के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसे अब पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान चर्च को 1772 में एक, ठीक है, विनीसियन वास्तुकार, ठीक है, टिरेटो द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था। तो 1713 में इसका निर्माण हुआ था। फिर से इसका रीयूनिफिकेशन की बात करेंगे तो टिरेटो के द्वारा 1772 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव लिखा था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? तो किसने हुमायूं को यह बात लिखी थी? तो शेर खान ने लिखी थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा तो 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा यदि उसे बंगाल को बनाए रखने की अनुमति दी गई। शेर खान की बात करेंगे तो कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के क्या थे? जगीरदार थे। पिता का नाम क्या था? हसन खान। ठीक है, पिता का नाम क्या था? हसन खान थे। ठीक है,
1527-28 में, ध्यान रखिएगा तारीख महत्वपूर्ण है, और बाबर की सेवा में शामिल हो गए और फिर दक्षिण बिहार में डिप्टी गवर्नर नवाली के राजा जलाल खान लोहानी के संरक्षक के रूप में मतलब काम किया था। ठीक है, तो जलाल खान लोहानी का क्या था, संरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे। जलाल खान लोहानी की बात करेंगे तो बहार खान लोहानी के पुत्र थे। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है, तो आगे आप देखो। ठीक है, सूरजगढ़ की बात करेंगे। मुंगेर का युद्ध 1534 में शेर शाह ने किसे हराया, तो महमूद शाह के नेतृत्व वाली बंगाल की सेना को हराया था। ठीक है, इन्होंने बंगाल की सेना को सूरजगढ़ी की लड़ाई में हराया था, जो कि मुंगेर में पड़ता है। कब हराया था, क्या बताएंगे, तारीख क्या है, कब हराया था, तो 1534 में। ठीक है, और इसके बाद शेर शाह सूरी का आप देखेंगे तो बंगाल के बहुत सारे हिस्सों पे क्या होता है, अधिकार हो जाता है, इसलिए युद्ध की बात करेंगे तो काफी अधिक क्या था, महत्वपूर्ण था। इस लड़ाई के महत्व की बात करेंगे तो इस लड़ाई के महत्व, इसने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक और शेर शाह के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस लड़ाई के बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, ध्यान रखें, कौन सी उपाधि धारण की थी, हजरत आला। ठीक है, हजरत आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी। एक था इतिहास में रैयत आला। ठीक है, तो खरीज खां की बात करेंगे तो खरीज खां अपने आप को रैयत आला कहता था। ठीक है, और उपाधि भी धारण की थी रैयत आला की। इन्होंने जो उपाधि जो धारण की तो कौन सा उपाधि था, हजरत आला का उपाधि था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, और बिहार के स्वामी बन गए। ठीक है, चुनार की किला की बात करेंगे तो ताज खां, ठीक है, ध्यान रखें, ताज खां की सारंग खानी की विधवा, ताज खान सारंग खानी की विधवा जिसका नाम था लाड मलिका से विवाह करके चुनार का रणनीतिक किला को मतलब इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन्होंने पहले जो बहार खान लोहानी के विधवा से शादी किया था जिसका नाम था दुद्दू बेगम, बाद में चुनार का किला का जो मतलब संरक्षक जो था जिसका नाम था ताज खान सारंग खानी, उनके पत्नी से विवाह किया था, विधवा थी लाड मलिका। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब देखेंगे उसने हुमायूं को हराया 1539 में, कौन से युद्ध में, चौसा के युद्ध में, और सम्राट के रूप में शेर खां की उपाधि मतलब क्या की थी, इन्होंने मतलब क्या की थी, प्राप्त की थी। 1540 में बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में, और कन्नौज पर मतलब क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया शेर शाह सूरी ने। किसे पराजित किया, हुमायूं को पराजित किया। कौन सी उपाधि धारण की, तो शेर शाह की उपाधि इन्होंने क्या की, धारण की। अब 1540 में बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में, ठीक है, फिर से विजयी प्राप्त होते हैं और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। अब पूरी तरीके से हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इन्होंने रुपया नामक सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानक वजन का माप निर्धारित किया। उसने दिल्ली में पुराना किला भी इन्होंने शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, इनको कहां पे दफनाया गया, तो सासाराम में इनको दफनाया गया। ठीक है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। तो धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया। धर्मपाल की बात करेंगे तो पाल वंश के दूसरे शासक थे, गोपाल के पुत्र थे, ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, पाल साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो वो महायान बौद्ध धर्म के क्या थे, समर्थक थे। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, तो महायान, क्या याद रखेंगे, तो महायान के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, और गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी पाल साम्राज्य की स्थापना, 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और 750 से लेकर 770 तक खुद ही मतलब शासक रहे थे गोपाल। अब गोपाल ने ओडंतपुरी में मठ की स्थापना की थी। ठीक है, और उसी का पुत्र जो था धर्मपाल, तो धर्मपाल ने कहां पे किया था, धर्मपाल ने विक्रमशिला, और उसके पिताजी गोपाल ने ओडंतपुरी में। और धर्मपाल का पुत्र जो था देवपाल था, देवपाल ने असम, ओडिशा और कामरूप जैसे पूर्वी भारत को पाल साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार कहां पे किया, असम में, ओडिशा में। ठीक है, और कामरूप जैसे, मतलब कामरूप वही असम का क्षेत्र था, मतलब पूर्वी भारत का मतलब एकदम आखिरी हिस्सा, वहां तक मतलब साम्राज्य को फैला दिया था। बिहार के कौन, निम्नलिखित में कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। क्या नाम था, सर जेम्स डेविड शिफ्टन की बात करेंगे तो बिहार के क्या थे, पहले राज्यपाल थे। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1931 तक बिहार और ओडिशा के राज्यपाल रहे, और फिर 1 अप्रैल 1939 से, ठीक है, 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। कब से कब तक रहे, तो 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक,
बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे, और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। तो पहले बिहार और उड़ीसा जब संयुक्त जब हुआ करता था 1936 से संयुक्त था ना जी, 1936 में ना उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, तो बिहार और उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे थे सिक्कन साहब। और जब बिहार से जब उड़ीसा जब अलग हो गया 1936 में, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तो फिर से राज्यपाल बना दिए जाते हैं, और 1937 तक रहे थे। वो उड़ीसा से प्रांत के विभाजन के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। कब बने थे? तो 1936 में बने थे। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? उत्तर प्रदेश की लगती है, झारखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, या फिर ठीक है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर लिया है। इस प्रश्न को आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ध्यान रखें, इस प्रश्न को आप लोगों ने 68 बीपीसी में आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य दोनों की सीमा 8-8 जिलों से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी 8 जिला से, ठीक है, और झारखंड का भी मतलब क्या था, 8 जिला से लगता है। ठीक है, कटिहार जिले का पूर्वी सिरा झारखंड को छूता है, और रोहतास जिले का पश्चिमी सिरा उत्तर प्रदेश को छूता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन जिला है उसको ध्यान रखना है। रोहतास से दोनों में कॉमन होगा, रोहतास झारखंड के साथ भी बनाता है, और रोहतास की बात करेंगे तो ठीक है उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है। ठीक है, अब आते हैं पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, गोपालगंज उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, सिवान उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, सारण उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बक्सर लगती है, भोजपुर लगती है, कैमूर लगती है, रोहतास लगती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने सीमा लगते हैं, कितने जिलों के? 8 जिलों के सीमा लगते हैं। अब आते झारखंड की बात करेंगे तो कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, ठीक है, किनारा क्या है, किनारा, ठीक है, जमुई हो गया, किशनगंज होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, किशनगंज है ये। ठीक है, जमुई हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 8 जिला झारखंड के साथ, 8 जिला की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ। फल्गु बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? मोहना और लीलाजन। किशनगंज झारखंड से कैसे लगेगा? तो पश्चिम बंगाल किशनगंज, से सॉरी निकलेगा। बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से मिस्टेक। तो ठीक है, यहाँ कैसे होगा? किशनगंज में बांका होना चाहिए सर, बांका। बांका होना ये चाहिए। हाँ। बांका होगा, सॉरी बांका, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद। बांका। ठीक है, वो मेरे दिमाग में किशनगंज चल रहा था, सॉरी बंगाल चल रहा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 8 जिला किससे? झारखंड से। 8 जिला किशनगंज से, सॉरी, अरे क्या नाम है यार, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, किशनगंज, कटिहार। ठीक, कटिहार आपका बंगाल से लगता है, नहीं, कटिहार बंगाल से लगता है, कटिहार आपका झारखंड से भी लगता है। नहीं, कटिहार लगता है ना बंगाल से। जी सर, बाउंड्री पे। कटिहार लगता है। ठीक है, हाँ, कटिहार लगता है बंगाल से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 3 जिला है आपको बंगाल से, कटिहार है, पूर्णिया है, और कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, चलिए, तो मोहना और लीलाजन नदी की बात करेंगे तो क्या होता है, ये किसकी है? फल्गु की, मतलब क्या है? ठीक है, उसी के मिलने से मतलब बनता है। फल्गु बिहार में बहने वाले पवित्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन। ठीक है, फल्गु का निर्माण 2 बड़ी पहाड़ी धराव, ठीक है, लीलाजन और मोहना के संगम से हुआ है। ठीक है, निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह मानसून के दौरान उच्च बाढ़ के अधीन है, लेकिन वर्ष के अन्य मौसमों में यह रेत के विस्तृत विस्तार से भटकते हुए धारा में क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, ये गया में बहती है और हिंदुओं के लिए पवित्र नदी भी है। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? ठाकुरगंज। ठीक है, किस जिला में पड़ता है ठाकुरगंज ये? ठीक है, किस जिला में पड़ता है? किशनगंज में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार में किशनगंज में क्या होता है? आपकी चाय की खेती होती है। ठीक है, तो बिहार में पहली बार ठाकुरगंज में चाय की बागानों की स्थापना की गई। ठाकुरगंज भारतीय राज्य बिहार के किशनगंज जिले में 12 वार्डों में विभाजित एक शहर और एक अधिसूचित क्षेत्र भी है। किशनगंज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बिहार का चाय शहर है और बिहार के पूर्णिया संभाग का हिस्सा है। ठीक है, किशनगंज जिला 14 फरवरी 1990 को अस्तित्व में आया और इसका क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर है। किशनगंज जिला पश्चिम में अररिया जिले, किशनगंज जिला के पश्चिम में अररिया है, दक्षिण में बात करेंगे तो पूर्णिया है,
पूरब में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बात करेंगे तो दिनाजपुर जिले है, ठीक है, ध्यान रखिए बंगाल का होगा, ठीक है। उत्तर में पश्चिम बंगाल नेपाल के दार्जिलिंग जिले से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब पास में ही दार्जिलिंग बनता है, ठीक है। तो उत्तर पर पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिए उत्तर में पश्चिम बंगाल और नेपाल, और साथ में आपको दार्जिलिंग से भी, आपको ये दार्जिलिंग जिले से भी मतलब क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी से बांग्लादेश से अलग करती है, ठीक है। तो एक पहले ये बांग्लादेश से सीमा बनाती थी, ठीक है, ये जो किशनगंज आप देख रहे हो, ठीक है, बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लग जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किलोमीटर की चौड़ी एक सकरी पट्टी जो है, इसको बांग्लादेश से मतलब क्या करती है, अलग कर देती है। आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम बताइए। कौन सा सही क्रम है, ठीक है। तो बिहार के सही क्रम क्या, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, दशकीय वृद्धि से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। आरोही क्रम है, आरोही क्रम में क्या मतलब कम से ज्यादा, ठीक है, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो आप देखिएगा मधेपुरा में कितना होता है, 30.65% होता है, किशनगंज में 30.44 है, सिवान में 22.25 है, ठीक है। बिहार ऑल ओवर बिहार 25 है। सॉरी टोटल बिहार दे दिया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ। चलिए, तो सबसे अधिक मधेपुरा में था 30.65%, ठीक है, और टोटल बिहार में एवरेज कितना है, तो 25.07%। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस क्या, ये ध्यान रखना सर, ये 2001 से 11 वाला था, तो अभी तो हाँ क्वेश्चन 2001 से 11 वाला, हाँ, तो अभी तो 11 से 11 का ही प्रश्न पूछेगा ना, दूसरी बात नया वाला जनगणना तो हुआ नहीं है, ठीक है, क्या पता कब होगा, अच्छा है जो नहीं हो रहा है, ठीक है। बिहार में नहीं तो बहुत सारा डाटा आ जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का बोलबाला है, तो ध्यान रखेंगे अनाज आधारित उद्योग जो होता है बिहार में खूब हो सकता है, ठीक है। देखेंगे तो ध्यान में रखना, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योगों का बोलबाला है। कृषि आधारित उद्योगों में क्या शामिल है, तो बिहार में खाद्य उत्पादक है, कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, पेय पदार्थ और तंबाकू, फर्नीचर और कागज उद्योग, सब कृषि आधारित उद्योग है। बिहार में प्रमुख कृषि उत्पादों में अनाज, दलहन, तिलहन, नगदी फसलें शामिल है, ठीक है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोहतास में पाइराइट की सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक, जमुई में तो सोना है ही, ठीक है, रोहतास में पाइराइट है ही, चूना पत्थर कैमूर भभुआ में ही आएगा ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है। पहला कथन कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बिहार देश के पाइराइट संसाधनों का प्रमुख धारक है और इसके पास 95% क्या है, संसाधन है। मुख्य निक्षेप बिहार के रोहतास जिले के अमझौर, ठीक है, अमझौर ध्यान रखेगा, अमझौर, कसियाको और कुरियारी में सोन घाटी में पाया जाता है। कैमूर को भभुआ कहते हैं। मुंगेर और रोहतास जिले में अच्छी गुणवत्ता वाला चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। कथन 3 की बात करें, भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार जमुई में जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का संसाधन है, ठीक है। तो डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की, भागलपुर से मिर्जा, ठीक है, चौकी की, क्या चौकी लिखा हुआ है, चौकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो बड़ा ये अजीब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ठीक है, कौन सा है, तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ठीक है। किधर से जाने पे, भागलपुर से मिर्जा चौकी जाने पे। मिर्जा चौकी किस जिला पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल का दिया होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर जाने वाले रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन। ये पूर्वी रेलवे क्षेत्र में मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत, ठीक है, साहिबगंज लूप लाइन पर एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन, बता हॉल्ट से प्रश्न पूछा है। ये भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अम्मापाली में, ठीक है, पकरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है, ठीक है। ये भागलपुर जिले के अम्मापाली, ठीक है, ये अम्मापाली भागलपुर में पड़ता है। ये भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के अम्मापाली में पकरिया में, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है, बिहार में है ये, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं, बताइए किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आएंगे। बिल्कुल, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा CWG, ठीक है, हर साल पूछता है एक बार, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जलवायु CWG प्रकार की जलवायु में आती है, ठीक है।
दक्षिण भारत ओ प्रकार के जलवायु में पड़ता है, ठीक है। कोपेन एक कौन था, तो कोपेन की बात आर्मी का नाम है, ठीक है, जर्मन रूसी जलवायु वैज्ञानिक था, ठीक है। कौन था, जर्मन रूसी जलवायु वैज्ञानिक था, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। साल 2020 में बिहार ने हासिल किया बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा दी गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 36 राज्यों में बिहार का रैंक क्या है। तो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर ई लिया है, 2020 की बात हो रहा है, तो क्या ही इस पे बात करूं। 36 राज्यों में बिहार के स्थान की बात करें, कितना था, 26वां था, ठीक है, ध्यान में रखना। इस पे ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबको बहुत कंफ्यूज किया था, ठीक है, उसने राजगीर लगा दिया था, ठीक है, इसका आंसर बोध गया होगा, क्या होगा, बोध गया, ठीक है। नीतीश कुमार ने 27/11/2022 को, ठीक है, राजगीर को, इसी कंफ्यूजन हो गया था, मतलब यहाँ पे एक राजगीर भी था, एक इसका बोध गया भी था, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने इसको 27/11/2022 को राजगीर में, 28/11/2022 को बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की उद्घाटन किया था। तो 27 तारीख को राजगीर में, 28 तारीख को बोध गया में, ठीक है। अब आते हैं हर घर गंगा जल योजना क्या है। इस योजना में मानसून के मौसम के दौरान गंगा नदी से अतिरिक्त पानी एकत्र करने की परिकल्पना की गई है। एकत्रित पानी को उपचारित कर, मतलब इसको साफ करके पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, गया और बोध गया जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। अब नालंदा में भी लॉन्च कर दिया, राजगीर तो नालंदा में पड़ता है, एक जगह और किया है ना इसमें, राजगीर, गया, बोध गया के अलावा भी चार शहर है, राजगीर, नालंदा, गया, बोध गया, ठीक है। वही अभी हाल फिलहाल 4 जगह पे हुआ था अरे नवादा किया है इसमें ऐड, नालंदा तो ऑलरेडी है, राजगीर, नवादा को ऐड किया है इसमें, नवादा को नवादा को इसमें ऐड किया है। नवादा और गया भी है शायद। गया तो इसमें दिया हुआ है, तो दोबारा देगा गया, गया तो है ही। गया बोध गया दोनों दिया हुआ है, राजगीर हो गया, नवादा में भी आया है, ठीक है। यह योजना बिहार सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली योजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। पहले चरण की बात करें, यहाँ पे तो नहीं तो दिया, पहले चरण का परियोजना का परिव्यय 4,000 करोड़ रुपए। योजना का विवरण की बात किया, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मानसून के दौरान बाढ़ वाली गंगा के अतिरिक्त पानी को, ठीक है, चैनलाइज करके, मतलब साफ करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य बाढ़ और जल संकट की दोहरी समस्याओं से निपटना, बाढ़ के संकट से भी निपटा जाएगा और साथ में क्या होगा, तो जल संकट की समस्या से भी निपटा जाएगा। ये पूछ सकता है, यह पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति को कितने लीटर पानी उपलब्ध कराएगा, तो कितना, 135 लीटर, ठीक है। योजना का एक भाग के रूप में बिहार सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठनों के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की भी सुनिश्चित करेगी। अब देखिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था, 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, 15.3% हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये 2011 के जनगणना से प्रश्न, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस पे भी ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, ठीक है, छोड़ देते इसको, चाहे पढ़ लेते, 2011 बना है ना, पढ़ लेते। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर की बात करें, कितना था, 11.3% था, जो बहुत कम है। और राष्ट्रीय औसत कितना है, तो राष्ट्रीय औसत 31.2% है, ठीक है। अब बिहार लगभग इससे 1/3 एक तरह से कम है, ठीक है। बिहार में मात्र 31.3%, सॉरी 11.3% है। और शहरीकरण की दर भारत में कितनी है, राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 31.2%। किस हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 2011 के डाटा के अनुसार, ठीक है, जनगणना के डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा शहरी केंद्र की पुनः परिभाषा के साथ वर्तमान में बिहार में शहरीकरण की दर बढ़ी है, अब 15.3% है। पुनः परिभाषा के अलावा 32 पुरानी नगर, ठीक है, पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया, जबकि 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए नगर निगम की संख्या भी बिहार में क्या होती है, बढ़ जाती है, 5 को बढ़ गया। कितना हो गया नगर निगम, कितना है, 21, कितना नगर निगम, 16 था पहले, अब 21 हो जाएगा। हाँ 16 नगर निगम था, 5 बढ़कर कितना, 21 है ना, चेक कर सहरसा लीजिएगा, उसमें ठीक है। तो बिहार में पहला फ्लोटिंग, देखिए इसमें सब आदमी गलती है, दरभंगा, देखिए सारा ऑप्शन में दरभंगा है, सबको दरभंगा ही पता था, ठीक है, जगह का नाम नहीं पता था, इसमें भी बहुत लोगों की गलती हुई थी, ठीक है। तो बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर लगाया गया, तो कदीराबाद दरभंगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे, कदीराबाद दरभंगा में।
दुनिया का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जापान में सेंट्रल होन्सू के आइची, ठीक है, प्रीफेक्चर में बनाया गया था। ठीक है, दुनिया का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे था? जापान में। ठीक है, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो हमेशा इसमें शिवहर ही टॉप करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय मात्र 19,600 रुपये है। ठीक है, अररिया 20,600 है। ठीक है, ये सीतामढ़ी की बात करेंगे 1, 2, 3 पे कौन है? तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, नीचे से। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब बहुत कम है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बिहार राज्य ने कितना स्कोर किया था? ठीक है, तो 20-21 में स्कोर था 100 में कितना था? उसका 52 स्कोर था। करेंट का क्वेश्चन है, नहीं इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? किसे दिया गया? मिथिला मखान को जीआई टैग कब दिया गया? तो 2022 को, मतलब इसको क्या दिया गया? तो जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया? तो 2022 में मिथिला मखान को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, मिथिला मखाने के बारे में थोड़ा पढ़ लेते, हो सकता है एग्जाम में आए। इसकी खेती बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, मिथिला मखाना जलीय लोमड़ियों की तरह एक अनूठी किस्म है। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? यूरियाल फेरोक्स सैलिस, क्या नाम है? सैलिसप, यूरियाल फेरोक्स सैलिसप की बात करेंगे। इसका क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है। और मिथिला के व्यापक रूप में ज्ञात पहचान के रूप में जानी जाती है। भारत की 80% मखाना या फॉक्सनट की आपूर्ति बिहार द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, तो बिहार 80% का करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मिथिला मखाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत भी है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। जीआई टैग उत्पाद किस किस को दिया जाता है? जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों जिसमें हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान होते हैं उनको भी दिया जाता है। कि एक विशिष्ट क्षेत्र को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है। ठीक है, ये विशेष गुणवत्ता और पहचान के उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। जीआई टैग उत्पादों को एक ब्रांड बनाने, स्थानीय रोजगार पैदा करने में भी मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण रूप में यह विशेष क्षेत्र और इसके लोगों को पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और अभिव्यक्ति को संरक्षित करने में भी मदद करता है। अब जीआई टैग को लेकर एक्ट की बात करेंगे तो अधिनियम जो था 1999 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब आया था? 1999 में आया था। सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो सबसे पहली बार 2004 में दिया गया था। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बिहार के कुछ प्रमुख जीआई टैग पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर की कौन सी लीची? शाही लीची। ठीक है, मिथिला मखाना, ठीक है, दरभंगा का, सॉरी मिथिला का, सॉरी दरभंगा, मधुबनी सब समझ लीजिए। ठीक है, सिलाब खाजा की बात करें, सिलाब खाजा कहाँ का है? सिलाब खाजा नालंदा का, नालंदा का है, नालंदा नॉट नवादा, नालंदा। हाँ ठीक है, अब आते हैं भागलपुर का आम, जर्दालू आम। ठीक है, जर्दालू आम, कतरनी चावल। ठीक है, सिक्की घास को भी मिला है ना, सिक्की घास को। चावल भी है भागलपुर का। मरचा राइस भी है तो मरचा राइस को मिला है, सिक्की, हाँ चावल आ गए, कतरनी चावल से बाहर निकलना, मरचा चावल। ठीक है, चलिए अब आते हैं निम्नलिखित में से किसे हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? ठीक है, तो 2022 में किसे जोड़ा गया? इसका सब लंगर सिंह नहीं, इसका ये सब मार्का है। ठीक है, क्योंकि इडुटेरिया वाले ने इसका ना गलत अफवाह उड़ा दिया था, इडुटेरिया में इसका आंसर लिया था। ठीक है, पहले दैनिक जागरण पेपर में आउट हुआ गलत न्यूज, हम इसी कॉलेज के छात्र हैं, हम लोगों ने ढूंढते ढूंढते रह गए, कहीं पे मिला नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कॉलेज में। ठीक है, और ये दैनिक जागरण में कैसे न कैसे गलत न्यूज आई, उसको इडुटेरिया वालों ने छाप दिया, इन्होंने पूछ भी लिया। ठीक है, और इसका आंसर ये दिया था, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, हालांकि 99% बात करेंगे, ठीक है, इसी को मारा था। ठीक है, खगोलीय वेधशाला लंगर सिंह कॉलेज यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं था। ये एक फर्जी खबर थी जिसे बाद में विधिवत रूप से स्पष्ट किया गया था। ठीक है, ये फर्जी खबर थी। ठीक है, बिहार में यूनेस्को के 2 ही विश्व धरोहर है। ठीक है, एक महाबोधि मंदिर है जो कि बोध गया में है, और दूसरा जो नालंदा बिहार महाविहार है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 ही है। ठीक है, ये 2016 में होगा। ठीक है, ये कब होगा? 2002 में होगा। अब याद रखते हैं, दिवंगत अभिनेता कुमुदल गांगुली, जिसे उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? भागलपुर। अशोक कुमार को जानते हैं ना? अरे बहुत सारे फिल्म इंस्पेक्टर वगैरह का रोल करते थे। ठीक है, और ये किशोर कुमार के भाई थे अशोक कुमार, दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दादा मुनि भी कहते हैं। ठीक है, तो उनको, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे
कुमुदलाल छत, ठीक है, 1911 से लेकर 2001 तक जीवित है। उनके मंच का नाम अशोक कुमार और दादाजी के नाम से भी जाना जाता है, दादा मुनि कहते हैं, ठीक है। एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त की। वो एक अग्रणी भारतीय थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय को परिचय दिया। उन्हें 40 और 50 के दशक में काले और सफेद में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है और साथ ही एक विरोधी नायक की भूमिका निभाने वाले मुख्य अभिनेता भी। अशोक कुमार का जन्म भागलपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में, ठीक है, वर्तमान बिहार भारत में बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कर उद कार उद्योग है कि कर उद्योग है, ठीक है, कार होगा। कर उद्योग, टैक्स नहीं, टैक्स, ठीक है, टैक्स को लेकर बात हो रहा है, ठीक है। कर उद्योगों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है, ठीक है। प्रश्न को बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण के साथ हटा दिया गया, ठीक है। प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित केवल 3 जिलों या बिहार का भारत के सभी जिलों में ऐसे जिले का उल्लेख नहीं करता, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको हटा दे। कर का मतलब टैक्स, मतलब टैक्स उद्योगों की संख्या सर्वाधिक किस जिला में, जहां से टैक्स आती है, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें, सॉरी जीएसडीपी की बात करेंगे, बिहार की दर कितनी थी? तो 2.5%, जो कि करंट का क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। कितना क्वेश्चन भाई बिहार से पूछ दिया था, ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए सही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिया है? सॉरी, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो इसको भी स्किप करते हैं। बिहार में वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत दर्ज की? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4% महिला कार्यरत है और शहरी क्षेत्रों में मात्र 6.5%, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। सॉरी, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी इसको स्किप करते हैं। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 24/2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात अनुपात के उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह 2015-16 में कितना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1030 था, जो कि 20-22 में बढ़कर मतलब कितना होगा? 1050, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिनांक 24/2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह 2015-16 में 1030 था, जो बढ़ के 2000, ठीक है, 20-22 में लिंगानुपात इतना कैसे हो गया? तो सर सही तो दिया हुआ है, गोपालगंज में सबसे अच्छा है लिंगानुपात, इसी में आया गोपालगंज के बारे में कहाँ पूछ रहा है? गोपालगंज का नाम लिखा है क्या इसमें? जो टोटल बिहार का लिंगानुपात की बात कर रहा है ना। तो फैमिली हेल्थ सर्वे में बढ़ नहीं जाएगा? इतना हो जाएगा बिहार में लिंगानुपात? इसका आंसर तो हालांकि यही लिया था, कैसे लिया था वो देखता हूँ। जबकि बिहार में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 982 और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, इतना ज्यादा लिंगानुपात है बिहार में, 1111। सर्वेक्षण के अनुसार 14 से 49 आयु के वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर केवल 55% है। सॉरी, इसको करंट का क्वेश्चन है, वो देख लेंगे, ठीक है। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न आ गया तो कल के क्लास में हम लोग कर लेंगे। 68वीं का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो मेनली जो इसका क्वेश्चन करने से अच्छा जो सोल्यूशन जो पढ़ेगा ना, उससे ही बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो कल क्लास में हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी का, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 5-6 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा।